मैं, रोहित, एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा हूं। कुछ सालों पहले बड़े शहर में नौकरी करने के लिए यहां से चला गया था, लेकिन इस बार वापस लौटना पड़ा। इस बार की वापसी में खुशी नहीं थी, बल्कि एक भारी मन से लौटना पड़ा। मेरी दादी का देहांत हो गया था और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुझे अपने पुश्तैनी घर आना पड़ा। इस घर की यादें मेरे बचपन से जुड़ी हैं। बड़ा सा घर, चारों ओर ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और वो अनोखी खामोशी जो हमेशा से इस जगह का हिस्सा रही है। यहाँ हर चीज में एक पुरानी यादों की गंध बसी हुई थी। हालांकि इस घर में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन कुछ कमरे हमेशा बंद ही रहते थे। बड़े होने के बाद जब कभी पूछता कि ये कमरे क्यों बंद है, तो घर के बड़े बूढ़े कहते कि ये कमरे अब इस्तेमाल नहीं होते और इन्हें खुला छोड़ने का कोई फायदा नहीं। दादी के देहांत के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा अजीब सा लगने लगा था। उनकी मौत के बाद से कई अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के वक्त हल्की हल्की खटपट की आवाजें सुनाई देती, खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आते और कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। लेकिन जब मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। मुझे लगा शायद ये सब मेरी दादी की मौत के कारण मेरा मन भरम बना रहा है। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, तो अचानक मेरी नजर अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने से बक्से पर पड़ी। बक्से पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसे खोलने का मन हुआ। जब मैंने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी मेरी दादी की थी और जैसे ही मैंने उसे उठाया, एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। डायरी के पन्नों को पलटते हुए मैंने देखा कि उसमें कुछ बेहद रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। उनमें से कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन एक जगह पर मेरी दादी ने लिखा था, परिवार का ये रहस्य कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। डायरी के पन्नों में एक शब्द बार बार आ रहा था, शापित रात। मैं इस शब्द के बारे में सोचने लगा, ये शापित रात का क्या मतलब हो सकता है। मेरी दादी ने इसे बार बार लिखा था। ऐसा लगता था जैसे ये कोई ऐसी घटना थी जो हमारे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई थी। रात को सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में डायरी की बातें घूम रही थीं। जैसे ही आंखें बंद करता, मुझे दादी के लिखे हुए शब्द याद आते। उस रात मुझे एक अजीब सपना भी आया। मैंने देखा कि मैं अपने ही घर के किसी बंद कमरे में खड़ा हूं और वहां अंधेरा छाया हुआ है। अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा और मेरी आंख खुल गई। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे आसपास ही मौजूद है। सुबह होते ही मैंने मां से डायरी के बारे में पूछा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। उन्होंने कहा, रोहित, ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उनकी आवाज में हल्की थरथराहट थी, जैसे वो किसी बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। इस घर और हमारे परिवार के इतिहास में कुछ तो ऐसा था जो मुझे पता करना था। मैंने डायरी के कुछ और पन्ने पढ़ने का फैसला किया। जितना पढ़ता गया उतना ही अजीब लगने लगा। उसमें मेरी दादी ने कुछ ऐसे किस्से लिखे थे जो दिल दहला देने वाले थे। उनमें एक घटना का जिक्र था जब मेरी दादी छोटी थी। उन्होंने लिखा था कि एक रात कुछ अजीब हुआ था, एक शापित रात, जिसके बाद से परिवार में हर किसी के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। ऐसा लगता था जैसे उस रात ने हमारे पूरे परिवार को किसी अनजान ताकत से जोड़ दिया हो। डायरी में एक और नाम बार बार आ रहा था, मंगलू काका। मुझे याद था बचपन में मैं उनसे कई बार मिला था। वो हमारे पुराने नौकर थे जिन्होंने इस घर की देखभाल की थी। उनके बारे में सब कहते थे कि वो एकदम पागल हो गए थे और अचानक गायब हो गए थे। मन में उठते सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं और नहीं सह पा रहा था। मैंने उस डायरी को लेकर एक बार फिर मां से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा, मां, मंगलू काका कौन थे और दादी ने उनकी डायरी में इतनी बातें क्यों लिखी हैं? मां ने मेरी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं और थोड़ी देर चुप रहीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वो खुद को किसी गहरी पीड़ा से निकालने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, रोहित, ये सब बातें पुरानी हैं। तुम क्यों इस सब में पड़े हो? इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला था।
मैंने दोबारा पूछा, माँ सच क्या है? मुझे पूरा सच जानना है। थोड़ी देर बाद माँ ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मंगलू काका हमारे पुराने नौकर थे। वो बचपन से ही इस घर में रहे थे और तुम्हारे दादा दादी के बहुत करीब थे। लेकिन एक रात माँ की आवाज कांपने लगी, जैसे वो किसी खौफनाक घटना को याद कर रही हो। एक रात मंगलू काका ने देखा कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी दादी ने उसी रात कुछ ऐसा देखा था जो उनके जीवन में हमेशा के लिए डर छोड़ गया। लेकिन उसके बाद मंगलू काका अचानक गायब हो गए। मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं और सवाल करने की हालत में नहीं था। मन में एक भयंकर डर बैठ गया था, जैसे कुछ भयानक पास आ रहा हो। उस रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बरसात हो रही थी और हवाओं की आवाज जैसे किसी के फुसफुसाने की तरह लग रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मैंने धीमे से आवाज दी, कौन है? लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हां, वो ठंडी हवा का झोंका जरूर महसूस हुआ जो मेरे कमरे में घुस आया और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार दादी की डायरी में लिखी बातें और मंगलू काका के गायब होने की कहानी याद आती रही। अब मैं खुद को और रोक नहीं सकता था। मुझे ये पता करना था कि आखिर मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। अगले दिन सुबह मैं उस डायरी के आखिरी पन्नों की ओर बढ़ा। उन पन्नों में लिखा था कि उस शापित रात में एक काला साया देखा गया था जिसने इस घर के आंगन में कदम रखा था, और उसी रात के बाद परिवार के हर सदस्य को डरावने सपने आने लगे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब बातें मेरे मन में अजीब सवाल खड़े कर रही थी। क्या सच में कोई शाप था जो हमारे परिवार पर था? और अगर था तो वो क्यों और कैसे लगा था? अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी कोई छाया झलकती और कभी अचानक ऐसा लगता जैसे कोई मेरे करीब खड़ा है। घर के बाकी लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन मुझे घर के पुराने हिस्से में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला जो शायद वर्षों से बंद पड़ा था। हिम्मत करके मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था। कमरे में हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे और वहां की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लोहे की पेटी रखी हुई थी। मैं कुछ देर के लिए ठिठक गया। मन में अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन मैंने खुद को हिम्मत दी और उस पेटी के पास पहुंचा। जब मैंने उस पेटी का ढक्कन खोला तो उसमें कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई माला और कुछ अजीब सी तस्वीरें रखी हुई थीं। उन तस्वीरों को देखते ही मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो तस्वीरें मेरे परिवार के सदस्यों की थीं, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और यहां तक कि मेरी बचपन की तस्वीरें भी थीं। लेकिन इन तस्वीरों में कुछ अजीब था। हर तस्वीर के चेहरे पर एक अजीब सी काली स्याही का निशान था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन चेहरों को मिटाने की कोशिश की हो। मुझे नहीं समझ आया कि इन तस्वीरों का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे खौफनाक चीज वो छोटा सा नोट था जो उन कागजों के बीच रखा हुआ था। उस नोट पर लिखा था, शापित है ये परिवार और ये शाप तब तक रहेगा जब तक परिवार का कोई सदस्य सच्चाई को उजागर नहीं करेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कौन सा शाप था जो हमारे परिवार पर था? कौन सी सच्चाई छिपी थी और इसे जानना इतना जरूरी क्यों था? मैंने नोट को ध्यान से देखा, लेकिन उसमें और कुछ नहीं लिखा था। उस रात मैंने मां से फिर से इस शाप के बारे में पूछा। इस बार मां ने चुप्पी तोड़ी और एक लंबी सांस लेकर बोली, रोहित, बहुत समय पहले तुम्हारे परदादा ने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। उस अपराध की सजा में ही ये शाप हमारे परिवार पर लगाया गया था। मां की आवाज में एक अजीब सा दर्द और डर झलक रहा था। मैंने पूछा, क्या किया था उन्होंने? मां ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो कुछ बताने से डर रही हो, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि मेरे परदादा ने लालच में आकर अपने ही एक करीबी दोस्त की हत्या कर दी थी। उस दोस्त का नाम था रघु। रघु और मेरे परदादा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन धन की लालच में आकर उन्होंने रघु को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी।
उस हत्या के बाद से ही हमारे परिवार पर यह शाप लग गया था। कहते हैं कि रघु की आत्मा ने मरने से पहले यह कसम खाई थी कि वो हमारे परिवार को कभी चैन से जीने नहीं देगा। तभी से हमारे परिवार में अजीब घटनाएं होने लगीं और हर पीढ़ी के किसी न किसी सदस्य को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। इस सच्चाई को सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे परदादा का अपराध हमारे परिवार की वर्तमान पीढ़ी पर भी इतना भारी पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। मैंने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन मन में हर समय रघु की आत्मा का ख्याल घूमता रहा। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे रघु की छवि दिखाई देने लगती। उसका चेहरा अजीब ढंग से विकृत था और उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरे पास आ रहा हो, मुझसे कुछ कहना चाहता हो। रात के तीसरे पहर में अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरे शरीर में एक ठंडा पसीना दौड़ गया। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन डर से जैसे जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे लगा कि वो वही रघु है जिसकी आत्मा हमारे परिवार का पीछा कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक उसने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चाई को उजागर करो, तभी तुम्हारा परिवार मुक्त होगा। और इसके बाद वो गायब हो गया। अगली सुबह मैंने अपनी मां से इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक सपना समझकर टाल दिया। पर मुझे यकीन था कि यह सपना नहीं था, बल्कि रघु की आत्मा सच में मुझसे बात करने आई थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर अपने परिवार को इस शाप से मुक्त कराऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह राह कितनी खतरनाक हो सकती है। उस दिन के बाद से मेरा मन शांत नहीं हुआ। अब मैं किसी भी हालत में इस शाप का अंत करना चाहता था। मुझे लगा जैसे इस अजीब सी कहानी का हर पन्ना मेरे सामने खुल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे और गहराई में खींच रहा था। मेरे दिल में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उस सच्चाई को जानने की जिज्ञासा थी जो मेरे परिवार की जिंदगी को इस अजीब दहशत में फंसा रही थी। एक शाम मैंने ठान लिया कि मैं घर के पुराने हिस्से में जाऊंगा और वहां छुपे हुए रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। हमारे घर का वो हिस्सा बहुत ही पुराना और लगभग वीरान था। वहां का माहौल हमेशा अजीब लगता था, जैसे दीवारें किसी खौफनाक कहानी को बयां करने की कोशिश कर रही हों। कई सालों से कोई वहां गया नहीं था। पुराने दरवाजों पर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे वो सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। मैंने अपने हाथ में टॉर्च ली और उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रास्ते में कहीं कहीं पुरानी दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई, मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखी। वो तस्वीर मेरे दादा की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उनके चेहरे पर वो ही काले निशान थे जो मुझे उस पेटी में रखी तस्वीरों में दिखे थे। तस्वीर के सामने रुककर मैंने उसे ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दर्द में हों या कुछ कहना चाहते हों। मुझे उस तस्वीर को देखकर बहुत बेचैनी हुई। मेरे मन में अजीब से सवाल उठने लगे। क्या ये तस्वीरें उस शाप से जुड़ी थीं? क्या मेरे दादा भी उस शाप के किसी हिस्से का शिकार हुए थे? तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज इतनी धीमी और सर्द थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मन में अजीब सा डर समा गया था। मेरे पास लौटने का विकल्प था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं उस घर के पुराने तहखाने में पहुंच गया। वहां का माहौल और भी डरावना था, जैसे वहां सालों से किसी की आत्मा बसी हुई हो। तहखाने के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गया। कमरे में घुप अंधेरा था। बस मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी थी, जो अंधेरे में किसी भयानक साए का आभास दे रही थी। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी जो काफी पुरानी लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, उसमें से एक चिट्ठी गिरी। उस चिट्ठी पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था, मौत का हिसाब बाकी है। मेरी सांसें रुक सी गईं। मौत का हिसाब? ये किसकी मौत का हिसाब था?
क्या ये उसी रघु की बात हो रही थी जिसकी हत्या मेरे परदादा ने की थी? क्या उसकी आत्मा सच में यहां कहीं भटक रही थी, अपने बदले की तलाश में? जवाबों की तलाश में मैंने चिट्ठी को जेब में रखा और तहखाने में और भी अंदर जाने का फैसला किया। वहां एक और दरवाजा था जो शायद एक और कमरे में खुलता था। उस दरवाजे के पास पहुंचते ही मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी महक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने सालों से धूप नहीं जलाई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था और उसके पास ही एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशे पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे उसमें कोई छवि उभरने की कोशिश कर रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उस शीशे के पास कदम बढ़ाए और उसकी धूल साफ की। जैसे ही शीशा साफ हुआ, उसमें मुझे अपने अलावा एक और चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा मुझसे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। मुझे यकीन हो गया कि वो रघु की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीशे में दोबारा देखने पर भी वो चेहरा गायब हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या मेरी कल्पना, पर मन में एक बात पक्की हो गई थी कि ये आत्मा इस परिवार को छोड़ने वाली नहीं थी। तभी अचानक कमरे में हल्की सी आवाज गूंजने लगी। वो आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मेरा इंतकाम अधूरा है। अब मेरा डर अपने चरम पर था। मुझे लगने लगा था कि इस आत्मा से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि मैं उस सच्चाई को उजागर करूं जो मेरे परिवार ने छिपाई थी। मैंने उस आवाज से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आवाज ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो हुआ वो सबको पता चले। मेरे साथ हुई नाइंसाफी को सबके सामने लाओ, तभी तुम्हारा परिवार इस शाप से मुक्त होगा। मुझे यह समझ में आ गया था कि इस शाप का अंत करना मेरे हाथ में था। अब मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला था। मैंने उस कमरे को छोड़ने का फैसला किया और घर के बाकी हिस्सों में जाकर और सुराग ढूंढने की ठान ली। मुझे पता था कि इस सच्चाई को उजागर करना खतरनाक था, लेकिन मेरे परिवार की मुक्ति के लिए यह जरूरी था। उस रात के बाद से मैं भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। अब मेरा मकसद सिर्फ एक था, उस सच्चाई को उजागर करना जो हमारे परिवार की बर्बादी का कारण बन रही थी। रघु की आत्मा की शांति पाने का एक ही तरीका था कि मैं उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाऊं। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, पर मैंने ठान लिया था कि इस श्राप का अंत मैं खुद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुबह मैंने माँ पापा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरी बातें सुनकर उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने रघु का नाम लिया, उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और असहायता का भाव आ गया था। वे मुझे इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे थे। फिर मैंने अपने दादा से बात करने का फैसला किया, जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी और वो ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे। उनके पास ही शायद वो सारे जवाब थे जिनकी मुझे तलाश थी। जब मैंने उनसे रघु के बारे में बात करने की कोशिश की, तो उनके हाथ कांपने लगे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ही दफन होनी चाहिए। अगर हम पुरानी गलतियां दोहराएंगे तो वो हमें और हमारे परिवार को खत्म कर देंगी। लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने दादा से कहा कि मैंने रघु की आत्मा को देखा है और उससे बात की है। इस पर उन्होंने घबराकर मुझे खामोश करने की कोशिश की, पर अब मेरे सवालों का जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। दादा ने कहना शुरू किया, रघु इस परिवार का नौकर था, पर उससे परिवार के लोग हमेशा खराब बर्ताव करते थे। एक दिन तुम्हारे परदादा ने रघु को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, जबकि वो निर्दोष था। अपनी बेगुनाही के बावजूद रघु को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसकी वहीं मौत हो गई। उसकी आत्मा ने उसी दिन शपथ ली थी कि वो
कि वो इस परिवार को चैन से नहीं रहने देगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस शाप को तोड़ने का कोई तरीका है। दादा ने कहा, रघु की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा और परिवार की गलतियां सबके सामने उजागर होंगी। दादा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सब कुछ साफ हो गया था। इस शाप से मुक्ति का रास्ता हमारी गलती स्वीकारने और उसे सही करने में ही था। मैंने अपने परिवार को इसके लिए तैयार करने का फैसला किया। यह मुश्किल था क्योंकि इसमें हमारे परिवार की इज्जत पर भी आंच आने वाली थी। उस रात मैंने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया और सच्चाई बताने का फैसला किया। मैं जानता था कि यह एक खतरनाक कदम था, पर अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सबको समझाया कि रघु की आत्मा से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने स्वीकारना और माफी मांगना। मेरी बातों से परिवार वाले घबराए हुए थे, लेकिन आखिरकार वे मान गए। अगले दिन हम सब ने उस तहखाने में जाकर रघु के नाम पर दीप जलाया और प्रार्थना की। हमने सामूहिक रूप से माफी मांगी, जैसे हम उसकी आत्मा से कह रहे हों, रघु, हमने जो किया वो गलत था, हमें माफ कर दो और हमें इस शाप से मुक्त कर दो। जैसे ही हम सब ने माफी मांगी, वहां एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरे घर में एक हल्की सी ठंडक फैल गई हो, पर वो ठंडक सुकून देने वाली थी। घर में एक नया सवेरा आया और सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। एक रात मुझे अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा हो। मैंने कमरे की लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था, पर उन बुदबुदाहटों ने मुझे बेचैन कर दिया था। तभी मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बाहर एक काले साए में एक अजीब आकृति खड़ी है। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा देख सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि रघु की आत्मा ही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमने सब कुछ सही कर दिया था, फिर भी वो आत्मा आखिर क्यों नहीं जा रही। उसी वक्त मुझे याद आया कि दादा ने एक बार कहा था कि रघु की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। शायद माफी मांगने से काम नहीं बनेगा, हमें उस अन्याय को खुलकर स्वीकारना होगा। अगले दिन मैंने अपने परिवार को फिर से बुलाया और उन्हें सबके सामने सच बताने का फैसला किया। हम सबने रघु की कहानी को गांव वालों के सामने स्वीकारा, उस पाप को उजागर किया जिसे हमने इतने सालों तक छुपाए रखा था। गांव वालों ने इस बात को सुना और कुछ ने हमें माफ कर दिया तो कुछ ने हमें दुत्कार दिया। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे फिर से वही खौफनाक साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो साया शांत और स्थिर था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो अब मुक्त हो गया हो। अगले ही पल वो साया धीरे धीरे हवा में घुल गया और अंधेरे में गायब हो गया। मुझे समझ आ गया था कि रघु की आत्मा अब चैन में है और हम भी इस शाप से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना बन गई, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।